हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट सेकेंड। In this lecture, we'll complete some important topics like hydrocarbon and its classification, like isomers and nomenclature also। तो बने रहिए मेरे साथ, सीखते हैं कुछ नया। इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं कुछ नया। तो आज का जो मेन टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या? तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन वर्ड्स को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो एलिमेंट नजर आते हैं, एक आपका हाइड्रोजन और दूसरा आपका कार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको जनरली हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। तो दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास हैं। फर्स्ट एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आइए हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एक्चुअली में अगर हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपने पढ़ा है क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2, also in chapter number 3 solution. So there are two types of solution, that is saturated solution, in unsaturated solution and super saturated solution. तो हाइड्रोकार्बन में सुपर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा तो है नहीं, बट अगर सैचुरेटेड की बात करें संतृप्त, संतृप्त मतलब होता है कि वो फुली कंप्लीटेड है, अब उसको रिक्वायर्ड नहीं है, अब उसमें ज्यादा नहीं डिसॉल्व किया जा सकता, उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। तो उसी तरह जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी अलग से चीजें ऐड नहीं हो सकती हैं, वो फुली कंप्लीटेड है, उन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे बन रहे हैं? तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, यानी जितने भी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्डेड होंगे वो सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कम तो कोई बॉन्ड होता नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड जब ब्रेक नहीं होगा तो जितने ऑलरेडी कनेक्टेड हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड यदि कहीं पर भी है हाइड्रोकार्बन्स में तो 100% वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होगी? सिंगल बॉन्डिंग। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सभी सिंगल बॉन्डेड होते हैं, इसलिए सभी क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। और इनका जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, CnH2n+2। अब ये फॉर्मूले का क्या मतलब? तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमें कार्बन के नंबर्स पता हों तो हम हाइड्रोजन के नंबर्स काउंट कर सकते हैं, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उससे जो कंपाउंड बनेगा उन्हें हम बोलेंगे एल्केन्स। कैसे? जैसे यदि हम मान लेते हैं n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो लिखेंगे C1H2n, यानी H2n मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 2। तो क्या बन गया? तो ये बन गया आपका CH4। तो CH4 दैट इज मेथेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एल्केन्स, और ये जो आपका कंपाउंड है दैट इज एल्केन्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है। आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ एल्केन्स का उसको फॉलो करता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, सिंगल बॉन्डेड है, मतलब CH4 एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डों से। ये देखिए, तो आपकी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं किसकी? हाइड्रोकार्बन की, पहली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, दूसरी एल्केन्स की, तीसरी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे उन्हें हम बोलेंगे एल्केन्स, और एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। होप एवरीवन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो अनसैचुरेटेड में वही होता है जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी उसमें हम और भी डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी अभी कम है। तो उसी तरह हाइड्रोकार्बन जिसमें हम और भी एटम कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बॉन्डेड कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
और अनसैचुरेटेड में कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कार्बन एटम्स के बीच में यदि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब जरूरी नहीं है कि जितने भी एटम्स कंबाइन है सभी के साथ डबल बॉन्डिंग हो या सभी के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग हो। अगर किसी भी कंपाउंड में एक जगह भी डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग है तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर हम कुछ नया ऐड कर सकते हैं और इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल हमारे पास दो आते हैं। फर्स्ट है आपका एल्कीन्स, वहां पर था एल्केन्स और यहां पर था एल्कीन्स। एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्डिंग होती है, उन्हें हम बोलते हैं एल्कीन्स। और जो एल्काइंस होते हैं वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं एल्काइंस। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, एल्केन्स डबल बॉन्डिंग से बनता है और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्डिंग से बनता है। दूसरा, इनका जो जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं हम एल्केन्स का फॉर्मूला देखेंगे तो एल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n। यानी अगर हमें कार्बन के नंबर्स पता हैं तो हाइड्रोजन के नंबर्स जस्ट डबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया n की वैल्यू 2 तो क्या बन जाएगा C2 और जस्ट डबल हाइड्रोजन यानी H4। ये लीजिए आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ फॉर्मूले के हिसाब से कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड का यदि हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर कैसा इसका बन रहा है। आपके पास एक कार्बन, दो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। चलिए मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। ये आपका कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एक हाइड्रोजन हमने नीचे लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। अब आप देखोगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी वो 4 एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, बट अभी वो 3 से कंबाइन है, फर्स्ट वाला कार्बन भी और सेकंड वाला कार्बन भी। तो इसलिए यहां पर डबल बॉन्डिंग हो जाती है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो जाती है जिससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है और फिर एक एक हाइड्रोजन से हो जाती है, जिस तरह से दोनों कार्बन एटम्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग मिल जाती है। इस तरह से आपके एल्कीन्स जो होते हैं वो बनते हैं डबल बॉन्डिंग। अब देखो यहां पर पहली बात तो ये कि मैंने बोला अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्यों है, बोले इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर हमने ये जो डबल बॉन्डिंग यहां पर दिखाई दे रही है ये वाली, अब इस डबल बॉन्डिंग को यदि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो एक हाइड्रोजन यहां पर हम जोड़ सकते हैं और एक हाइड्रोजन हम यहां से जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ सकते हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। दूसरा, एल्कीन्स मतलब होता है डबल बॉन्ड, आप देख रहे हैं डबल बॉन्डिंग है। तीसरा, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n, तो उसको भी फॉलो करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि C2H4 इज एल्कीन्स दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब देख लेते हैं एल्काइंस की बात करते हैं। तो एल्काइंस में जैसे मान लेते हैं ये एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है दैट वो जनरल फॉर्मूला आपके सामने है CnH2n-2। तीनों के जनरल फॉर्मूले याद रखना तो हमें दूर से समझ में आ जाएगा एल्केन्स कौन सा है, एल्कीन्स कौन सा और एल्काइंस कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे एल्कीन्स की, तो एल्कीन्स में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल सही है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। चलिए मैं करके बता देता हूं ट्रिपल बॉन्डिंग। जैसे मान लेते हैं ये आपका कार्बन, हम तो इस समय जो कंपाउंड लेने वाले हैं वो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लिया C2 और अगर फॉर्मूले में रखेंगे 2 दूनी 4 -2 यानी C2H2। ये कंपाउंड बनेगा आपके फॉर्मूले के हिसाब से C2H2, यानी 2 कार्बन है। चलिए ठीक है, हमने 2 कार्बन लगा दिए। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हमने इधर लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया। अब आप ध्यान से देख के बताओ तो आपको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो जब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 एटम के साथ कंबाइन होना, लेकिन अभी वो कितना है, एक एक दो दो के साथ कंबाइन है। ये वाला अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो एक तरफ कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन से कंबाइन है, और इस कार्बन की बात करेंगे तो ये भी एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन से कंबाइन। बट अगर इसकी आपको कंप्लीट करना है तो आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, देखो ये कार्बन भी 3 इधर से एक इधर से 4 कंप्लीट है, और ये कार्बन की बात करेंगे 3 इधर से एक इधर से कंप्लीट है। तो इस तरह से जो ट्रिपल बॉन्डिंग से बनते हैं उन्हें बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है, और ये भी अनसैचुरेटेड है क्योंकि यदि यहाँ की बॉन्डिंग टूटती है, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, 2 बॉन्ड टूटेगा 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। एल्कीन्स क्या है, पहले हाइड्रोकार्बन को हमने क्लासिफाई किया 2 पार्ट्स में। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से बनता है जिन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स, और उनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। फिर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वहां पर दो प्रकार के आते हैं, एक डबल बॉन्डेड, एक ट्रिपल बॉन्डेड। जो डबल बॉन्डेड होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन्स और उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और जो ट्रिपल बॉन्डिंग से होते हैं उनको बोलते हैं एल्काइंस और उनमें कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग होती है और केमिकल जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n-2। होप एवरीवन इज क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा भी था पीछे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई जो भी एटम आपस में कंबाइन है उनके बीच में जो भी बॉन्डिंग है, चाहे वो सिंगल बॉन्डिंग हो, डबल बॉन्डिंग हो, ट्रिपल बॉन्डिंग हो, उनको हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे यहां पर आपको दो प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक ये आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो केमिकल फॉर्मूला बनाया है वो किसका बनाया है, तो वो हमने बनाया है एथेन का, क्योंकि हम कह रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डिंग कौन सा बना है, C2H2 ये। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले तो ये स्ट्रक्चर को अपन समझ लेते हैं। दो कार्बन है, चलिए एक कार्बन, दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन है, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से आपको जनरल स्ट्रक्चर दिखा। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना जब भी हमें किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और अगर उसे हमें कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें बॉन्डिंग पता चल जाएगी और इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो ये है कि जैसे मान लेते हैं ये आपका एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। 4 में वैलेंसी अगर है तो तीन तरफ तो हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन से, और एक इलेक्ट्रॉन किससे, कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक हाइड्रोजन की इधर शेयरिंग है, एक हाइड्रोजन का इधर शेयरिंग है। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसने अपने दूसरे वाले कार्बन से शेयरिंग कर ली है। तो अब देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरे अगर कार्बन की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। यहां पर आप देखो दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, क्या क्या, कि जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है उनको हमने इस सिंबल से दिखाया है और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो इस सिंबल से दिखाया है, ताकि दूर से आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा हाइड्रोजन का है कौन सा कार्बन का है। अगर आपको हम देखेंगे तो सभी के आउटर ऑर्बिट लगभग कंप्लीट हो गए हैं, और जब तक कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से करेक्ट है, सही है। तो ये रहा आपका एथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए अब देखते हैं कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर नेम से मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, साथ में स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है। कौन कौन से हैं, जब हमारे पास सिंगल कार्बन एटम होता है तो उसको हम बोलते हैं मेथेन बोलते हैं। डबल कार्बन एटम होते हैं तो उसी को एथेन बोलते हैं, या ट्रिपल कार्बन होते हैं तो उसी को प्रोपेन बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एल्केन्स की। तो एल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्डिंग। तो भाई एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो चारों तरफ हमने ज्वाइन करा दिया, ये स्ट्रक्चर सिंपल सा बन गया है। फिर दो कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है तो इस तरह से सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर बन गया है, सिंगल बॉन्ड है। फिर तीसरा आपका यह है कि 3 कार्बन के साथ हमारे पास 8 हाइड्रोजन है तो उसका सिंपल सा ये बन गया है। अब यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। अब स्ट्रक्चर फार्मूला बनने के बाद यदि आपसे बोला जाए कि आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कुछ भी अलग से नहीं है। मैं बता दूं जब भी हम किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या किसी भी केमिकल फॉर्मूले को बना रहे हैं तो ये 100% आप याद रखिए कि यदि कोई भी कंपाउंड बना है, कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हुआ है, इसका मतलब 100% उसका उन दोनों का या तीनों का जो भी जितने भी एलिमेंट्स पे एटम कंबाइन है उन सब का आउटर ऑर्बिट कंप्लीट है। जितने उसके वैलेंस सेल हैं, सॉरी जितने उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हैं या जितनी रिक्वायर्ड है, जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे तब तक कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपके समझ में आ गया तो कोई भी स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फर्स्ट वाला, अगर हम देखेंगे CH4 यानी मीथेन की अगर हम बात करेंगे
तो मेथेन के देखने के बाद एक चीज समझ में आ जाएगी, कार्बन की वैलेंसी कितनी, बोले 4, तो इसका मतलब 4 से कनेक्ट होगा, तो एक हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, कंप्लीट है। दूसरा कार्बन, यहाँ पर देखो जिस कार्बन को 4 वैलेंसी है, चारों तरफ से कंबाइन है, ये वाला चारों तरफ से कंबाइन है, ये वाला चारों तरफ से कंबाइन है, यानी जितनी उसकी वैलेंसी होती है उस हिसाब से कंबाइन है चारों तरफ से। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए किसी भी साथ कंबाइन होकर वो अपना लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता। लास्ट और फर्स्ट ऑर्बिट उसका तो एक ही है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 कर लेता कहीं से भी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और एल्केन्स हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर में आपका ब्यूटेन, जब कार्बन नंबर 6 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 4 कार्बन है हमारे पास। यहाँ पर देखिए आप कितने कार्बन है, 4, और चारों कार्बन की तरफ यदि हम हाइड्रोजन कंबाइन कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 10। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, ब्यूटेन का। क्लियर है, चलिए आगे अगर हम बात करें पेंटेन की बात करें, पेंटेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। जब 5 कार्बन रहेंगे तो 5 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 12। क्यों, क्योंकि हमने आपको केमिकल फॉर्मूला बताया था, याद है क्या किसी को एल्केन का केमिकल फॉर्मूला हमने बताया था, CnH2n+2। ये केमिकल फार्मूला के साथ चाहे हम इसको देखें, चाहे इसको देखें, चाहे इसको देखें, या किसी भी एल्केन्स की अगर हम बात करें वो ये केमिकल फार्मूले को फॉलो करेगा, और यदि फॉलो करता है तो ही उसे हम एल्केन कह सकते हैं, और यदि एल्केन है तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे होंगे वो आप इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड हो, दोनों में डिफरेंस एक का ही है कि अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अनसैचुरेटेड में 2 होते हैं, एक डबल बॉन्डिंग, एक ट्रिपल बॉन्डिंग। डबल बॉन्डिंग में डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग में ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है एथेन। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H4। अब C2H4 किस नाम से आता है, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 प्रकार के अनसैचुरेटेड होते हैं, कौन से, एक डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग, दोनों के केमिकल फॉर्मूले हमें पता है कौन कौन सा है। तो एक का होता है CnH2n। अब बताओ इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है क्या, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है जस्ट डबल। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्कीन, और इसीलिए इसका नाम है एथीन। अब इसमें बात करेंगे तो दूर से समझ में आ रहा है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है कैसी होती है, वो डबल बॉन्डिंग है। जब डबल बॉन्डिंग है इसका मतलब क्या है कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, किसमें, कार्बन और कार्बन में, बाकी हाइड्रोजन का तो एक ही होगा। तो इस तरह से जो आपका स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, एथीन का बनाया जा सकता है। मैंने बताया था सबसे पहले आपको बनाना क्या है, जनरल स्ट्रक्चर। तो जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, ये ध्यान रखना, कभी भी ये मिस्टेक करके मत आ जाना कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्डिंग कर दी। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर आपने डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा, है। तो इस बात का ध्यान रखना, और ये कब ध्यान रख पाओगे, जब आप ये पहले बना लोगे। तो इससे दूर से समझ में आता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है। ठीक है, कार्बन और कार्बन की जो डबल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ कोई डबल बॉन्डिंग नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि डबल बॉन्डिंग मतलब सभी के साथ डबल बॉन्डिंग, नो, कार्बन कार्बन के एटम के साथ डबल बॉन्डिंग है। और जरूरी नहीं है कि जितने कार्बन वहां पर अवेलेबल है सभी के साथ डबल बॉन्डिंग हो, नहीं, एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एथीन के बाद हम बात करते हैं एथाइन। अब एथाइन की अगर हम बात करें तो इनका फॉर्मूला हमने बताया था, आपके सामने जो फॉर्मूला है C2H2। C2H2 किसका केमिकल फार्मूला था, हमें बताया था CnH2n-2। ये फार्मूला को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है, एल्काइन है। एल्काइन है मतलब कौन सी बॉन्डिंग होगी, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। आप ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आप ये बना लो, बना लिया तो यहाँ पे दूर से दिख जाएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो आप देखें यहाँ पर दूर से आपको दिखाई दे रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, और इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइंस, और इसका नाम होता है एथाइन। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत आसान है, समझना, प्रैक्टिस करना। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करना, मैं जरूर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नेम और स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पर कुछ नेम और स्ट्रक्चर आपके सामने दिए हुए हैं, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
जैसे हमारे पास एल्केन्स है, एल्केन्स मतलब दूर से समझ में आता है डबल बॉन्डिंग है, तो डबल बॉन्डिंग है जैसे मान लेते हैं C2H4, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, इसके बाद जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो लगा देंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, क्या कुछ तो भी मिस्टेक लग रहा है, क्या मिस्टेक लग रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी नोट करते समय ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखा हुआ है C2H4, C2H4 मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 4, पर यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो गलत है, बाई मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है, तो आप यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, और ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से हटा दो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तभी आपका डबल बॉन्डिंग बनेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने मिस्टेक कर भी दी है तो ध्यान से सुन लो, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या, यही कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होते तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर मान लेते हैं डबल बॉन्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो कार्बन की वैलेंसी है 4, अब कार्बन की वैलेंसी यदि 4 है तो देखो 2 इधर से ले लिया, 2 3 4 5, यानी बॉन्ड ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये दो चीजें मिस्टेक हैं, इनको करेक्ट कर लेना, और इस तरह से आपका जनरल फॉर्मूला बनेगा, और जब आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। आगे है हमारे पास प्रोपीन, प्रोपेन जब लिखा हुआ है प्रोपेन, इसका मतलब है एल्केन, एल्केन मतलब डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग मतलब कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश करो और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल ये आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्डिंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो, ठीक है, तभी आपके नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होंगे से वो एडजस्ट होंगे। अगर गलती से आपने यहां भी डबल बॉन्डिंग कर दी तो एक तो ये हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, और जब यहां पर डबल बॉन्डिंग हो जाएगी तो यहां से ये हाइड्रोजन भी खत्म हो जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो आपके पास नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है वो कितने हो जाएंगे, C3H4, ठीक है, तो वो फिर आपका एल्केन्स नहीं रहेगा, इसलिए एक जगह आपका डबल बॉन्डिंग है, और एक जगह डबल बॉन्डिंग होने के बाद देख लो ये कार्बन की बॉन्डिंग कितनी, 4, 2 1 3 1 4, ये देखो 2 1 3 1 4, ये वाले कार्बन 1 2 3 4, और इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट है, ये हो गया आपका प्रोपीन। प्रोपीन के बाद आ जाइए ब्यूटीन, 4 नंबर कार्बन है इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्यूटीन, 4 नंबर कार्बन है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्यूटीन, ठीक है। चलिए आप ब्यूटीन में देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, ये देखिए 4 कार्बन दिए हुए हैं, फिर डबल बॉन्डिंग, ये देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग भी आपको दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के नंबर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जब भी आप स्ट्रक्चर बना के रखेंगे तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबसे सिंपल सा है कि आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई ऐसे करना है, कार्बन की वैलेंसी 4, इसका मतलब 4 एटम से बॉन्डिंग होगी, तो 4 एटम के साथ बॉन्डिंग है कि नहीं, अगर है तो आपका करेक्ट है, अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो भी मिस्टेक है, तो उसको आप वहीं पर सुधार लेंगे, ठीक है। चलिए ब्यूटीन हो गया, ब्यूटीन के बाद आप आ जाइए एल्काइंस पे, अभी हम बात करते हैं एल्किन्स, एल्किन्स मतलब डबल बॉन्डिंग पे थे, अब आ जाइए ट्रिपल बॉन्डिंग पे। ट्रिपल बॉन्डिंग में क्या होता है, एथीन होता है, प्रोपीन होता है, ब्यूटाइन होता है, लेकिन मेथाइन नहीं होता, ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्डिंग में, तो ट्रिपल बॉन्डिंग में नंबर ऑफ कार्बन 1 नहीं होगा, कहां से स्टार्टिंग होगी, 2 से 3 से 4 से, तो मेथाइन कहीं नहीं होगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड ऐसा नहीं है जैसे हम बोले मेथाइन, यानी नंबर ऑफ कार्बन 1। तो एथाइन मतलब होता है C2H2, प्रोपाइन होता है C3H4, और ब्यूटाइन होता है C4H6। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, ट्रिपल बॉन्डिंग क्लियर है। फिर कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 4, 1 2 3 4, बॉन्डिंग ट्रिपल, ये भी क्लियर है। आगे देख लेते हैं ब्यूटाइन का, तो ब्यूटाइन में नंबर ऑफ कार्बन कितने, बोले 4, तो 4 कार्बन कहाँ है, ये चारों कार्बन हो गए। फिर हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्डिंग, एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये हो गया आपका किसका, एल्काइंस का स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा, यहाँ पर ट्रिपल ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी कार्बन और कार्बन के बीच में, तो जैसा बॉन्डिंग है वैसा ही आपको दिखा देना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है। तो नॉर्मल तौर पे आपने देखा कि, मैंने देखा कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम स्ट्रक्चर फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्ट्रक्चर फार्मूले में कन्वर्ट करने का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है,
है ना। डबल बॉन्ड कहाँ लगाना, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाना, कहीं भी लगा सकते हैं। बस हमारा एक ही टारगेट है कि कोई भी कार्बन है या कोई भी एटम है उसका आउटर ऑर्बिट कंप्लीट होना चाहिए बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कहीं भी हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, कहीं भी कार्बन जोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं। फिर जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो एक ही केमिकल फॉर्मूले का, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हम एक से अधिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, सॉरी, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका एक से अधिक स्ट्रक्चर फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ आइसोमर्स पूछा जा सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला हो उसके एक से अधिक स्ट्रक्चर यदि बनाए जा सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले हम लिया C4H10, C4H10 दैट इज ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जनरली यहाँ पर देखो शार्ट फॉर्म में हमने बना दिया है। अब देखो इसको शार्ट फॉर्म में बनाने का मतलब सिर्फ सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा CH3, तो CH3 को यदि लॉन्ग फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन। फिर आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग, फिर लिखा CH2 मतलब 1 कार्बन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। फिर बॉन्डिंग है, फिर कितना है CH2 यानी ये कार्बन हो गया और 2 हाइड्रोजन, एक इधर लग गया। फिर है CH3 मतलब ये कार्बन हो गया और कार्बन में 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग टर्म, और इसको हम साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप देखो एक स्ट्रक्चर तो सामने आपको इस तरह का दिखा हुआ है, दूसरा स्ट्रक्चर ब्यूटेन का ऐसा भी बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्या दिक्कत? नहीं। चलिए मैं इसको लॉन्ग में बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और आसानी समझ में आ जाए। सबसे हमने लिया कार्बन, कार्बन में 3 हाइड्रोजन, चलो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। फिर है सिंगल बॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है CH मतलब 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन हमने लिख दिया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा दिया। फिर सिंगल बॉन्ड के साथ है CH3, तो ये कार्बन लिख लिया और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो ये वाला चार्ट कंप्लीट है, ये वाला चार्ट कंप्लीट है, पर बीच वाले में भी 3 ही है, मतलब एक और होना चाहिए। और ब्यूटेन का नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है, तो एक कार्बन और चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होगी ये कार्बन से होगी, और ये कार्बन किससे हो रही है? CH3 से, यानी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 1 2 और 3। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर और यहाँ पर स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला एक ही है ब्यूटेन C4H10, बट उनका स्ट्रक्चर एक से अधिक बन रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। और दोनों का अगर नाम की अगर हम बात करें तो नाम भी दोनों का अलग अलग होगा, यानी यदि हम यूपीएससी नाम की बात करेंगे दोनों का अलग होगा। जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2-मेथाइल-प्रोपेन, और इसका नाम क्या है? इसका नाम सिर्फ ब्यूटेन है, तो ये अलग हो सकता है। ठीक है। चलिए और भी आइसोमर्स हमारे पास एग्जांपल्स के रूप में, जैसे हमारे पास है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन मीन C5H12। तो C5H12 को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास देखो एक स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना दिखाई दे रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना दिखाई दे रहा है। जब एक से अधिक स्ट्रक्चर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। इसी तरह अगर हम बात करेंगे हेक्सेन की बात करेंगे C6H14, तो C6H14 की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4, यानी यहाँ पर कितने बन रहे हैं स्ट्रक्चर? 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। केमिकल फार्मूला एक ही है, क्या है? C6H14, तो इसे बोलेंगे आइसोमर्स। जैसे हमने बनाया पेंटेन का बनाया, तो पेंटेन का एक से अधिक स्ट्रक्चर और बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो 2 नंबर में आपने जोड़ रखा है, यहाँ पर जोड़ रखा है, तो इसको आप 1 नंबर पे जोड़ सकते हैं, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, कहीं भी जोड़ सकते हैं। या ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पर है, इसको उठा के हम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। समझ में आएगी? अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ऊपर से 3 जुड़ जाएगा, तो 3 बन जाएंगे। तो सिंपल सा है कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यदि उसके स्ट्रक्चर एक से अधिक बन रहे हैं तो सिंपली यू कैन से दैट आर आइसोमर्स। क्लियर एवरीवन? ओके, प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार, आप कुछ नया और बना सकते हैं। मैं बताया ना, क्या जैसे हमने यहाँ पर 4 बनाए, जैसे हेक्सेन के तो 5 भी बन सकते हैं। तो अगर 5 बन सकते हैं तो उसका प्रयास करो, कहां से बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। उम्मीद है आपको आइसोमर समझ में आ गया होगा। कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर,
यानी स्ट्रक्चर के बेस पे कार्बन कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका स्ट्रेट सीधा, और एक ब्रांचेस जो ब्रांच में रहता है। कैसे? चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल सीधा, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से कंटिन्यूअस जुड़ता चला जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अनब्रांच्ड या स्ट्रेट चेन। अब देखो कार्बन कैसे हैं? बिल्कुल सीधे जुड़े हुए हैं, कोई भी ब्रांच नहीं है, और अगर इसी में ब्रांच होता है तो उसको हम बोलेंगे ब्रांच। चलिए देख लेते हैं। तो सेकंड है आपका ब्रांच। ब्रांच से मतलब क्या होता है? शाखा, जैसे पेड़ में निकली होती है। तो उसी तरह आप देखो ध्यान से, तो जैसे नॉर्मल तौर पे ये आपका सीधा जा रहा था, बट यहाँ पर एक छोटी सी ब्रांच निकल गई, इसलिए इसे हम बोलेंगे ब्रांच। ध्यान से ये वाला देखो, तो यहाँ पर भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि जैसे नॉर्मल तौर पे ये आपके कार्बन कंपाउंड, कार्बन जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट जा रहा था, बट इस कार्बन में एक आपका ब्रांच ये लग गया और एक ब्रांच आपका ये लग गया, इसे बोलेंगे ब्रांच। इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका सीधा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। जब स्ट्रेट जा रहा है तो ये आपका क्या है? ये आपका ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पर ये तो सीधे जा रहा है, बट यहाँ पर एक ब्रांच लगा हुआ है, जिसे हम बोलेंगे ब्रांच्ड। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है। वो चीज क्या समझने वाली बात है? वो चीज समझने वाली बात ये है कि जैसे हम यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर ये, तो ये आपका स्ट्रेट है, सीधा है, चाहे हम इधर से लें और चाहे हम इधर से लें, सॉरी ये ब्रांच, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे नॉर्मल तौर पे इनके नामकरण की अगर हम बात करें तो आइसोमर्स ऑफ C5H12 जिसे हम बोलते हैं पेंटेन। तो पेंटेन के जो आइसोमर्स हुए, सिंपल सी बात है कि आपका क्या है? C5H12 है, देखो C5H12 है, C5H12, इधर भी देखो C5H12, इधर भी देखो C5H12, C5H12, तो ये सब भी आइसोमर्स भी हैं और ब्रांच में भी। अब इनका नामकरण कैसे करना? तो आप देखो, इस वाले को हम बोलते हैं नियोपेंटेन, इसे हम बोलते हैं एन पेंटेन, यानी जो जनरल पेंटेन होता है, और इसे हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर द नेम विल बी चेंज्ड। ओके, चलिए, तो मेरे समझ में आ गया होगा ब्रांच और स्टेट। So these 3 above compounds have same molecular formula but different structures are called structural isomers and phenomena is structural isomerism. Is it clear everyone? Okay. तीसरा यहाँ पर ब्रांच्ड स्टेट के बाद आता है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब ये होता है कि यदि हम कह सकते हैं इसको हम क्लोज चेन, अगर मान लेते हैं स्टेट गया तो बिल्कुल ठीक है, ब्रांच गया तो चलो ठीक है, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, और जो आपका साइक्लिक होता है, साइक्लिक में आपका पूरी तरह से चारों तरफ से कवर, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई भी, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं C6H12, तो C6H12 में कैसे? एक कार्बन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और इसी में सब में 2-2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, C6H12, ये सब C6H12 वाले हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं साइडिक सॉलेटेज। दूसरा यहाँ पर है, ये आपका C6H6 है, C6H6, क्योंकि बीच में डबल बॉन्डिंग है इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेंजीन। या बेंजीन का स्ट्रक्चर नॉर्मल तौर पे यदि हम ऐसा भी बना देते हैं ना, तो इसे हम बेंजीन कंसीडर करते हैं, या फिर हम यहाँ पर डबल बॉन्डिंग कर देते हैं तो भी कंसीडर करते हैं, या बीच में हम ऐसा कर देते हैं तो भी बेंजीन कंसीडर करते हैं। अब इन दोनों के देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये किसका है? ये आपका साइक्लिक वाला C6H12 का है, और ये आपका C6H6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, फर्स्ट स्ट्रेट, सेकेंड ब्रांच्ड, और थर्ड है आपका साइक्लिक। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फंक्शनल ग्रुप एंड नोमेनक्लेचर। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप इज वेरी सिंपल ग्रुप ऑफ एटम्स। तो in hydrocarbons chain, one or more hydrogen atom is replaced by other atom in
accordance with their valencies and these are heteroatoms. ठीक है, वो तो अलग बात है. So these heteroatoms are group of atoms which make carbon compounds reactive and besides its properties are called functional group. मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वो क्या कहती है कि इन हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, वन आर मोर हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस्ड, उनके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं बाय अदर एटम, दूसरे एटम के साथ, इन अकॉर्डिंग्स विद देयर वैलेंसीज, उनके वैलेंसीज के बेस पे, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स. क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स. कोई दिक्कत नहीं. दूसरी चीज, इन्हीं हेटेरो एटम्स का जो ग्रुप होता है, जब ये किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें रिएक्टिव कर देते हैं और साथ ही साथ डिसाइड करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को. जैसे नॉर्मल तौर पर अगर मान लेते हैं ये OH इज ए ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब ये अगर किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ेगा तो पहले तो ये रिएक्टिव कर देगा और दूसरा इस प्रॉपर्टीज शो करेगा कि दैट इज अल्कोहल. इसी तरह हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे मान लेते हैं COOH, अगर ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बना देगा, एसिड. तो इस तरह के जो हेटेरो एटम्स का जो ग्रुप होता है जो कि उनकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, डिफाइन करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप. फॉर एग्जांपल आपके सामने है फंक्शनल ग्रुप, जो नॉर्मल तौर पे जो 10th क्लास में वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी लगभग 15 होते हैं. तो सबसे पहला होता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन. अगर ये किसी कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन्स हैं, और हाइड्रोजन्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप. जैसे यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा हुआ है, आयोडीन, फ्लोरीन आप जोड़ देना. अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो क्लोरीन की जगह क्लोरो, ब्रोमीन की जगह ब्रोमो, आयोडीन की जगह आयोडो, फ्लोरीन की जगह फ्लोरो, ऐसा नाम आ जाता है. दूसरा हम बात करते हैं एल्कोहल की बात करते हैं. एल्कोहल यानी कहीं पर भी यदि OH ग्रुप जुड़ गया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर आपको दे गया OH ग्रुप, इसका मतलब 100% क्या है, एल्कोहल. एल्कोहल की प्रॉपर्टी बताएगा. तीसरा है आपका एल्डिहाइड. एल्डिहाइड में ये आपका CHO, यानी अगर हम इसको और साधारण भाषा में लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, CHO. अगर ये कहीं पर जुड़ा हुआ है इसका मतलब वो एल्डिहाइड है. और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग में O है और सिंगल बॉन्डिंग में H, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे. तीसरा आपका कीटोन. कीटोन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बीच में कार्बन होगा, यानी ये दोनों तो किनारे कार्बन जो होगा उससे अटैच हो सकते हैं, बट जो कीटोन होगा बीच में कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग में O आता है तो उसे हम बोलते हैं कीटोन. कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर देखो लिखा हुआ है COOH, तो इसको जनरल भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं, COOH, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, 5 प्रकार के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप, जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ ज्वाइन हो सकते हैं. ज्वाइन होने पर उनकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं. अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, होमोलॉगस सीरीज. होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देयर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, सभी हाइड्रोकार्बन्स में सेम फंक्शनल ग्रुप हो, और उन कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस हो. CH2 का डिफरेंस मतलब एक कार्बन एटम का और 2 हाइड्रोजन का एटम का डिफरेंस हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, और तीसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देयर एटॉमिक मास रखा हो, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज. तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं डिफाइन करता हूं, डोंट वरी. The first, it is series of compounds in which the same functional group, that is very important, same functional group substitutes for the hydrogen in a carbon chain. For example, alcohol. ध्यान से देखो यहां पर, first, second, third. अब इस सीरीज में ध्यान से देखो तो इधर भी आपका OH, इधर भी आपका OH, इधर भी आपका OH. तो पहली शर्त पूरी हो गई, क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप. सेकंड मैंने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है भाई, यहाँ पर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 2 है, 5 है, बढ़ रहा है. तीसरा मैंने बताया था CH2 का डिफरेंस, एक कार्बन है, एक का डिफरेंस होना चाहिए, 2 हो गए, एक का डिफरेंस होना चाहिए 3. हाइड्रोजन 2 का डिफरेंस, 3 हाइड्रोजन है, 2 का डिफरेंस 5 हो गया, 2 का डिफरेंस 7 हो गया.
तो अगर ये तीनों शर्तें कहीं पर भी पूरी होती हैं किसी भी सीरीज में, तो उसे हम बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने OH लगाया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी जगह हमारे पास कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, कोई सा भी जोड़ सकते हैं, बस शर्त वही है, पहली सेम फंक्शनल ग्रुप, दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और तीसरा CH2 का डिफरेंस। अब ऐसा नहीं कि आपने ये वाला उठा के बीच में रख दिया और ये वाला को लास्ट में रख दिया, तो सेकंड वाला जो रूल है वो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये चौथा भी लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप देख लो, एक कार्बन का डिफरेंस, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सेम जनरल फार्मूला, और इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो भी सेम होगा। जनरल फार्मूला मींस एल्केन्स, एल्कीन्स मतलब एल्कीन्स, और एल्काइंस मतलब एल्काइंस, ठीक है, सभी में सेम होगा। चलिए, एनी टू होमोलॉगस डिफर बाय CH2, मैंने बताया जस्ट कि CH2 का डिफरेंस होगा, C मतलब सिंगल कार्बन एटम्स का, और H2 मींस डबल हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा, जिसमें, और दूसरा मॉलिक्यूलर मास कितने का डिफरेंस होगा, लगभग 14 का मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंस होगा सभी में, क्योंकि CH2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है, 14 होता है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो होमोलॉगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, मतलब सभी क्या होंगे आपके, सभी अल्कोहल हैं, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। तो IUPAC की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या जितने भी अदर केमिकल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनका नाम पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक जैसा हो, इंडिया में भी वही हो, अमेरिका में भी वही हो, इंग्लैंड में भी हो, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो डिसाइड करती है सबका नाम। तो उसकी एक ट्रिक है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का यदि हमें नामकरण करना है, क्योंकि आपको पता है कि लाखों की संख्या में हाइड्रोकार्बन हैं, अब उनको याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो उनका नामकरण कैसे करेंगे, तो जिस विधि से हम करते हैं उसे हम बोलते हैं IUPAC, या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड्स, यानी कोई भी कंपाउंड से कार्बन का, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन एटम पता हो जाएगा, जैसे नॉर्मल तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन एटम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करता है कि उसका नाम क्या होगा। यदि नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसको हम सिंपली बोलते हैं मेथ, अगर 2 है तो उसको हम बोलते हैं एथ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसको हम बोलते हैं प्रोप, अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उसको हम बोलते हैं ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन यदि 5 है तो उसको हम बोलते हैं पेंट, नंबर ऑफ कार्बन है यदि 6 है तो उसको हम बोलते हैं हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो उसको हम बोलते हैं हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट, और नंबर ऑफ कार्बन यदि 8 है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्ट, या फिर नॉन, डेक, डाइडोरिक, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यदि कार्बन एटम 1 है तो मेथ लिखेंगे, 2 है तो एथ लिखेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, ऑक्ट। क्लियर है, तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होना, दूसरा स्टेप है फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स और प्रीफिक्स। फिर उसके बाद उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे उसको प्रीफिक्स में या सफिक्स में लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो ऑल, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो एल, तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। फिर बॉन्डिंग के आधार पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है क्या होगा, इस तरह से। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो प्रीफिक्स में यदि क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो तो पहला क्या लिखा, क्लोरीन, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पहले मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करेंगे कितने हैं, 3, 3 को हम क्या लिखते हैं, 3 को हम लिखते हैं प्रोप, जस्ट मैंने आपको लिखा। फिर हमने बताया था कि क्या है, तो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, तो क्लोरो प्रोप। फिर अगर हम बात करेंगे बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में हम जोड़ देते हैं प्लस ANE, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह अगर हम बात करेंगे तो ब्रोमो प्रोपेन,
इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल में सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं, OL, और इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में AL जुड़ जाता है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, कीटोन है तो ONE जुड़ जाएगा तो प्रोपेनोन हो जाएगा, और इसी तरह आपका यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड अपन ऐड कर देते हैं। तो नॉर्मल तौर पे जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, पर हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए नॉमेनक्लेचर पर्सनली IUPAC के लिए एक अलग से हम वीडियो बना दे रहे हैं आपके लिए, तो इसके बाद वो अपलोड कर देंगे ताकि आप आसानी से IUPAC समझ सके और उसके साथ उसकी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो भी आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम ENE, हमने बोला एल्कीन तो ENE जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में तो YNE जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में तो ANE जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से आज का चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो फिनिश होता है। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो फर्स्ट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, third are formed between atoms of metals and non-metals, and fourth is are formed by sharing of electrons in the bonding atoms. If you have an answer, you can comment in comment box your answer. Okay, चलिए तो आज की क्लास यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, वीडियो आपके लिए बनाते जा रहे हैं, अपलोड करते जा रहे हैं, इसी तरह से निरंतर वीडियो आपकी आती रहेंगी। और यदि आप सीरियसली बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने बैठे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम नोट्स कंप्लीट करवाने के बाद तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, कम से कम 2 प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने का सवाल ही नहीं होता है। तो